बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज फाइनेंशियल अकाउंटिंग का 13th लेक्चर है। अच्छा जी, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट होता क्या है और बनाते कैसे हैं। आज थोड़ी सी फर्दर प्रैक्टिस करेंगे और एक सिनेरियो को डिस्कस करेंगे इसी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में। आई थिंक ये चैप्टर नंबर 24 था जी। इसका पहला क्वेश्चन हमने हल किया था। अच्छा जी, जो पिछले लेक्चर में जो हमने डिस्कशन की थी उसमें हमने स्ट्रेट बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाया था। ठीक है, अमूमन जब भी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना हो यही फॉर्मेट इस्तेमाल करना है और यही कॉन्सेप्ट यूज़ करना है कि कौन सी चीज़ किस बैलेंस में ऐड बैक करेंगे तो दूसरी बैलेंस की तरफ जाएंगे। अच्छा जी, इसके अलावा आज जो सीख रहे हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट ही है, लेकिन उसका जो सिनेरियो है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ ऐसे क्योंकि जब आप फ्यूचर में अकाउंटेंट बनेंगे और रियल टाइम आप प्रैक्टिस में आएंगे, मतलब या किसी कंपनी के साथ एज एन अकाउंटेंट जॉब करेंगे, तो जब आप रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे बैंक के, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपने जो आपका बैंक बुक होता है, जो आपका लेजर जो आप मेंटेन करते हैं, उसको अपडेट करना होता है। ठीक है, मतलब आपने कुछ एंट्रियां की होगी जो बैंक ने नहीं की होगी, लेकिन बैंक ने कुछ एंट्रीज की होगी जो आपने नहीं की होगी। तो इसमें इस सिनेरियो में आपने क्या करना है, आप बैंक के रिकॉर्ड को तो नहीं चढ़ सकते, उसमें तो आप चेंजेस नहीं कर सकते, लेकिन अपने रिकॉर्ड को तो मेंटेन करना है ना आप ही ने। तो उसको सबसे पहले अपडेट करते हैं अपने कैश बुक को, मतलब जो बैंक कॉलम है आपके कैश बुक का। अच्छा जी, ज़रा क्वेश्चन नंबर ये 24.3 का आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसी को डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, इसमें जो दो लेजर्स बने हैं ना, ऊपर वाला ये कैश बुक बना है जो आप मेंटेन करते हैं, इन्होंने टी फॉर्मेट में दिया है, यही फॉलो करते हैं, लेकिन जब फ्यूचर में आप भी बनाएंगे तो आप ट्रिपल कॉलम लेजर्स में बनाएंगे। लेकिन जो नीचे वाला जो लेजर बना है ये बैंक स्टेटमेंट वाला, ये एक्चुअली बैंक स्टेटमेंट है। और बैंक स्टेटमेंट बैंक वाले अमूमन ट्रिपल कॉलम लेजर ही बनाते हैं, जिसमें डेबिट क्रेडिट और साथ में बैलेंस का कॉलम आता है। अच्छा जी, ये फ्यूचर में जब ये तो क्वेश्चन भी इस तरह का आ सकता है जो सिनेरियो में डिस्कस कर रहा हूँ, जो 24.3 नंबर क्वेश्चन है, लेकिन जब रियल टाइम में होता है वो भी इसी तरह ही होता है। आपका कैश बुक आप मतलब जो आपका बैंक का कॉलम है कैश बुक का, उसको आप कंपेयर करते हैं बैंक स्टेटमेंट के साथ। ठीक है, अगर इसको मैं गौर से देखूं, इस क्वेश्चन में ज़रा रिक्वायरमेंट को देखते हैं। द फॉलोइंग आर एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द कैश बुक एंड द बैंक स्टेटमेंट ऑफ पी विल्सन बिजनेस, यू आर रिक्वायर्ड टू। सबसे पहले क्या करना है, राइट द कैश बुक अप टू डेट शोइंग द न्यू बैलेंस एज ऑन 31 दिसंबर 2019। पहले अपने कैश बुक को अपडेट करें। उसके बाद ड्रॉ अप बी जो है, ड्रॉ अप अ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 दिसंबर 2019। जब फ्यूचर में आप अकाउंटेंट बनेंगे तो भी यही चीज़ होती है, पहले हम अपने कैश बुक को अपडेट करते हैं, उसके बाद मतलब रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अच्छा जी, अच्छा इस कैश बुक में अगर आप गौर से देखें तो आप इसके ओपनिंग बैलेंस को ज़रा कंपेयर करें। आपका ओपनिंग बैलेंस जो है वो डेबिट साइड पे आ रहा है, और बैंक का जो ओपनिंग बैलेंस है वो भी क्रेडिट बैलेंस होगा, और वो 1 2 3 4 दोनों सेम है। ठीक है, इसके बाद होता क्या है, 7 तारीख को एमफॉक्स ने हमें 236 रुपीज़ का चेक दिया है, जो कि बैंक में भी रिकॉर्डेड है, तो ये बिल्कुल ठीक रिकॉर्ड हुआ है, इसको इग्नोर कर दें। इसके बाद अगर आप देखें, एल शॉ ने 22 को हमें 189 रुपीज़ दिए हैं, और वो एक्चुअली रिफ्लेक्ट हो रहे हैं 22 को 189 बैंक स्टेटमेंट में भी आ रहे हैं, तो ये भी ठीक है। इसके बाद दो चेक्स हैं, एल किंग और एल रॉस। किंग और रॉस दोनों की तरफ से जो हमें चेक्स मिले हैं 366 और 412 का, ये दोनों जो हैं हमारे कैश बुक में तो है, लेकिन बैंक स्टेटमेंट में ये नहीं है। अगर आप बैंक स्टेटमेंट को गौर से देखेंगे तो देखिए उसमें 366 और 412 क्रेडिट साइड पे नहीं आ रहे। जो हमारा डेबिट होता है वो बैंक अपने साथ क्रेडिट में रिकॉर्ड करता है। अब क्रेडिट साइड को हम अपनी देखें तो एस फ्यूरी को हमने 678 का चेक दिया है, जो कि बैंक स्टेटमेंट में भी है। स्मॉल को हमने 99 का चेक दिया है, जो कि बैंक स्टेटमेंट में भी है। उसके बाद एक तो हमने ये देखिए, ये रिसीट वाले हैं जो हमारे पास आ रहे हैं, और एक पेमेंट वाली सेक्शन है। पेमेंट वाली मतलब जो क्रेडिट साइड है, इसमें देखिए कॉल को हमने चेक दिया है, और उसका 125 रुपीज़ का जो चेक है वो बैंक स्टेटमेंट में नहीं है।
ये तो वो चीज़ें हैं जो हमारी बैंक बुक में रिकॉर्डेड है लेकिन बैंक स्टेटमेंट में नहीं है। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को ज़रा गौर से देखें तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बैंक स्टेटमेंट में है लेकिन हमारे बैंक बुक में रिकॉर्ड नहीं है। अब अगर मैं देखूं तो 236 तो हो गया कवर, 678 भी बैंक स्टेटमेंट का हो गया, 99 भी हो गया। इसके बाद अगर देखें 189 भी हो गया, लेकिन ये जो आखिरी दो है क्रेडिट ट्रांसफ़र। क्रेडिट ट्रांसफ़र किसको कहते हैं? जब आपके बैंक में कोई पैसे डायरेक्ट डाल दे विदाउट चेक, आप अपने अकाउंट से आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दे। तो देखिए 251 रुपीज़ हमारे उस बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट है, तो इसका मतलब है हमें अपने पास कैश बुक में इसको डेबिट करना चाहिए। ये जे वाट ने ऑटोमेटिकली ऑनलाइन हमारे अकाउंट में डाले। इसके बाद बैंक चार्जेस हैं 949 रुपीज़ के। तो ये दो ऐसे फिगर्स हैं जो हमें अपने कैश बुक में रिकॉर्ड करने चाहिए, क्योंकि क्लाइंट ने पेमेंट की है तो भी रिकॉर्ड करना है। बैंक में आए हैं लेकिन हमने रिकॉर्ड नहीं किया तो हम करेंगे। बैंक चार्जेस है, बैंक हमारे अकाउंट मेंटेनेंस या कुछ मुख्तलिफ चीज़ों के हमें चार्ज करते हैं, ये हमारे लिए एक्सपेंस है। मतलब बैंक अकाउंट बनाने के चार्जेस हो सकते हैं, बैंक अकाउंट मेंटेन करने के, मतलब बैंक के साथ जब भी आपका अकाउंट होता है तो उसके कुछ ना कुछ ईयरली चार्जेस होते हैं। इस तरह चेक बुक के चार्जेस होते हैं, एटीएम के चार्जेस होते हैं, तो ये भी इस तरह बैंक चार्जेस ही हैं जो कि हमारे लिए एक्सपेंस हैं और बैंक ने डायरेक्ट इसको हमारे अकाउंट से काटा है। तो हम क्या करेंगे, अपने साथ एंट्री डालेंगे। तो भाई अगर मैं कैश बुक को अपडेट करने की तरफ आऊँ, नंबर ए का आंसर ए से होगा। कैश बुक बनाएंगे जो टी फॉर्म में होता है। जो कैश बुक का सबसे आखिरी बैलेंस है वो एक्चुअली हम यहाँ पे लेंगे, क्योंकि बाकी एंट्रियाँ तो हो चुकी है, जो रह गई है वो हम करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं बैलेंस लिखूँ तो बैलेंस हमारा जो है 1535, ये क्लोजिंग बैलेंस है। डेबिट का तो मैंने यहाँ पे डेबिट साइड पे लिख दिया है। अब कौन कौन सी चीज़ें जो बैंक बुक में, बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्डेड है लेकिन हमने नहीं की तो हमें रिकॉर्ड करनी चाहिए। देखिए क्रेडिट हमारे पास आया है जे वाट से, तो हम लिखेंगे भाई जे वाट से, इसके सामने डेट भी लिख दें। जो प्रॉपर कैश बुक बनता है वही उसी तरह बनाना है जो हमने कैश बुक बनाने में सीखा था, वही कैश बुक बनाना है, लेजर रेफरेंस सारा कुछ, डेट वगैरह। लेकिन यहाँ पे टाइम नहीं है तो मैं डायरेक्ट टी फॉर्मेट में सीधे सीधे विदाउट प्रॉपर प्रेजेंटेशन के बना रहा हूँ। अच्छा जी, ये 251 को मैं डेबिट करूँगा। इसके बाद बैंक चार्जेस हैं, तो भाई मेरे बैंक चार्जेस हैं मेरे अकाउंट से कटे, तो ये मैं अपने साथ यहाँ पे माइनस कर दूंगा 49। इसमें एक और भी ये फिगर है चेक 99 का। अच्छा ये ठीक है। अगर मैं देखूँ तो देखिए ये मेरे दो एंट्रीज़ जो करनी थी वो मैंने कर दी। इसके बाद मैं बैलेंस को ज़रा टैली करता हूँ। बैलेंस को एक मिनट में ज़रा कैलकुलेटर उठाऊँ। अच्छा जी, बैलेंस मेरा था 1535, जिसमें मैं प्लस करूँगा 251 और उसमें से माइनस कर दूंगा 49। तो देखिए मेरे पास 1737 मेरा अप टू डेट कैरिड डाउन बैलेंस आ गया। ठीक है, ये मेरा कैश बुक अप टू डेट हो गया। अब मैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट की तरफ आता हूँ। तो जब भी हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं तो हम या तो कैश बुक का बैलेंस लेते हैं, उससे बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस निकालते हैं, या बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस ले लेंगे, उससे कैश बुक का बैलेंस निकालते हैं। तो सॉरी, ये बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है 1737। ठीक है, ये डेबिट बैलेंस है, ये डेबिट बैलेंस है। इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे और कुछ चीज़ें इससे लेस करेंगे। अच्छा जी, ये जो चीज़ें हमने अपडेट कर दी है ना, ये दो वाली, तो ये मसाइल तो हल हो गए ना। अब ये रिकन्सिलिएशन में नहीं आएंगे। रिकन्सिलिएशन में वो चीज़ें आएंगी जो अभी तक हमारे मसाइल चल रहे हैं बैंक के साथ। हमने चेक्स इशू किए लेकिन बैंक ने रिकॉर्ड नहीं किए, या बैंक ने रिकॉर्ड किए हमने रिकॉर्ड नहीं किए, ये दोनों हो गए। ठीक है, ये कैश बुक में अपडेट हो गए, ये यहाँ पे आ गया और ये यहाँ पे, तो इसको दोबारा नहीं लेना। अच्छा जी, ये किंग को जो हमने पेमेंट की है, सॉरी किंग से हमने रिसीट की है, किंग ने हमें चेक दिया था, हमने अपने पास डेबिट किया था ना ये वाला। तो अब हम क्या करेंगे, हम इस बैलेंस से निकालेंगे, क्योंकि ये हमने रिकॉर्ड किया लेकिन बैंक ने अभी रिकॉर्ड नहीं किया, तो हम यहाँ पे लेस में डालेंगे। और इसको हम क्या कहते हैं, बैंकिंग इज मेड बट नॉट येट क्रेडिटेड। हम इसको शॉर्ट फॉर्म में अनक्रेडिटेड चेक्स भी कह सकते हैं, कि भाई हमने डेबिट किए लेकिन अभी तक बैंक ने क्रेडिट नहीं किए। अनक्रेडिटेड चेक्स किंग वाले हैं 366 का और रॉस का है 412 का। इसके बाद और कौन सा मसला रह गया, ये 125 वाला। भाई हमने कॉल को चेक दिया है लेकिन कॉल ने अभी बैंक में प्रेजेंट नहीं किया, तो हमने अपने साथ क्रेडिट किया था ना इसको, तो हम वापस ऐड कर देंगे क्योंकि अभी बैंक में वो प्रेजेंट नहीं हुआ, और उसको कहते हैं अनप्रेजेंटेड चेक्स। और वो कितने रुपए का है, वो है 125। तो इसके सामने ही लिखते हैं 125 ऐड होगा और इन दोनों को मिला लेंगे तो ये लेस होंगे
366 प्लस 412 विल गेट 778। इसको माइनस करेंगे तो इसमें जब ये प्लस करेंगे और उससे ये माइनस करेंगे तो हमारे पास निकलेगा बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। तो 1737 में हम प्लस कर देंगे 125 और माइनस कर देंगे 778। तो हमारे पास बैंक का बैलेंस आ गया 1084, जो कि बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस के एन मुताबिक है 1084। तो इसका मतलब है हमारी वर्किंग ठीक है। अगर इसको हम रिवर्स वर्किंग बनाते हैं बीआरएस, ये भी ठीक है और इस बैलेंस से इस पे भी जा सकते हैं, लेकिन जब ये बैलेंस ऊपर लेंगे तो फिर इसमें ये चीज़ें ऐड होगी और ये वाली चीज़ें माइनस होगी। ये ऑलरेडी मैं क्वेश्चन नंबर 24.1 में करा चुका हूँ। ठीक है, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 24.3 जिसके मैंने स्क्रीनशॉट शेयर किए थे। अच्छा जी, 24.3 के बाद ये देखें, ये तो उन्होंने हमें बैंक दोनों लेजर्स दिए हैं ना, तो हमने कंपेयर करके निकाले हैं। रियल टाइम में भी जब हम एज एन अकाउंटेंट बीआरएस बनाते हैं, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं, तो यही होता है। हमारे पास बैंक स्टेटमेंट इसी फॉर्मेट में आता है और हमारा कैश बुक या इस फॉर्मेट में होगा या ट्रिपल कॉलम लेजर के फॉर्मेट में होगा। तो इसी तरह एक एक चीज़ को कंपेयर करके कैश बुक को अपडेट करते हैं और जो जो बाकी चीज़ें रह जाती हैं, मसले मसाइल, उसको रेक्स में डाल देते हैं। रिकन्सिलिएशन के शॉर्ट फॉर्म रेक्स उसको कहते हैं। ठीक है, रिकन्सिलिएशन में। अच्छा, ये रियल टाइम भी इस तरह होता है, पेपर में भी इस तरह का सवाल आ सकता है, लेकिन जिस तरह हमने 24.1 किया था तो उसी तरह 24.2a जो है वो भी हमारा क्या है, इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है, जिसमें भी उसमें भी मांगा है कि भाई कैश बुक को अपडेट करो। 24.2a के अगर आप स्क्रीनशॉट ले लें तो इसको डिस्कस करते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, ये 24.2a 24.2a में ये क्या कह रहा है, ड्राफ्ट बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। भाई कह रहा है बीआरएस बना दो। एक सवाल और है, ये जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया ना, ये वाला, अगर इसमें बैंक बुक कैश बुक को अपडेट करना नहीं मांगा होता तो फिर ये बीआरएस में यहाँ पे जो ये तीन चीज़ें आ रही है ना, तो इसके साथ ये 49 और 251 भी यहाँ पे आते हैं। जब बीआरएस सिर्फ बनवाना हो, कैश बुक अपडेट करने की बात ना हो पर्चे में, तो सारी जो मसाइल है वो सारे ही रेक्स में आएंगे, रिकन्सिलिएशन में। ठीक है, लेकिन ये दो हमने यहाँ पे इसलिए नहीं लिए कि वो हमने कैश बुक में अपडेट करके पहले हमने कैश बुक अपडेट की है, तो वो दो मसाइल कैश बुक में कवर हो गए और बाकी जो है वो रिकन्सिलिएशन में आ गए। अच्छा, 24.2 में क्या कह रहा है, ड्रॉप बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट आफ्टर राइटिंग द कैश बुक अप टू डेट। भाई वो कह रहा है कि अपने कैश बुक को अपडेट करो, उसके बाद जो है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाओ। तो अगर इस क्वेश्चन को हम देखें तो देखते हैं इसमें कौन कौन सी चीज़ हम कैश बुक में डालेंगे। भाई इसमें भी पहले आपने कैश बुक बनाना है, उसको अपडेट करना है। ये क्वेश्चन नंबर 24.2a। ठीक है जी, कैश बुक बनाएंगे, उसके साथ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है जी, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में बैलेंस एज पर कैश बुक, भाई वो यहाँ से आएगा। ठीक है, अच्छा इसको देखते हैं। कैश एट बैंक एज पर बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक इज 8340 विच इज़ डेबिट। उसके साथ DR लिखा है, तो इसका मतलब है कि भाई इसको यहाँ पे 8340 में यहाँ पे बैलेंस लिख दूंगा। अगर ये बैंक बुक अपडेट करने की बात ना होती तो सीधी इसी बैलेंस को यहाँ पे लिखता, लेकिन पहले हमने कैश बुक को अपडेट करना है। बैंकिंग्स मेड बट नॉट येट अपीयर्ड ऑन बैंक स्टेटमेंट। भाई कुछ चीज़ें ऐड होंगी, कुछ चीज़ें लेस होगी। बैंकिंग्स मेड का क्या मतलब है, भाई हमारे पास चेक आए, हमने अपने साथ डेबिट किए, हम गए बैंक में, कहा कि भाई इसको अपने साथ क्रेडिट कर लो, लेकिन अभी तक उन्होंने क्रेडिट नहीं किए हैं, उसको कहते हैं अनक्रेडिटेड चेक्स। और वो हमने डेबिट किया है तो हम उसको लेस करेंगे, अनक्रेडिटेड चेक्स। भाई ये हमने रिकॉर्ड किए हैं, तभी हम इसको यहाँ पे नहीं डालेंगे। हम रिकॉर्ड कर चुके हैं अपने साथ, बैंक ने नहीं किए तो क्या, हम इसलिए इसको रिकन्सिलिएशन में ला रहे हैं कि बैंक के साथ हो जाएंगे 1 दिन 2 दिन 3 दिन बाद, लेकिन अभी नहीं हुए तो इसलिए रिकन्सिलिएशन में आ रहे हैं। भाई वो कितने रुपए के हैं, 420 के। ठीक है, इसको लेस करेंगे। बैंक चार्जेस ऑन द बैंक स्टेटमेंट बट नॉट येट इन द कैश बुक। भाई बैंक ने बैंक चार्जेस रिकॉर्ड किए, लेकिन हमने रिकॉर्ड नहीं किए, तो हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे, क्योंकि कैश बुक को अपडेट करेंगे, बैंक चार्जेस रिकॉर्ड करने होते, हमने नहीं किए तो इसलिए कर रहे हैं। तो जो चीज़ें हमने नहीं की होती वो हम बैंक बुक कैश बुक में अपडेट करते हैं, लेकिन अगर बैंक ने कोई चीज़ ना की हो तो उसके साथ हम छेड़खानी नहीं कर सकते।
वो आएंगे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में। अच्छा जी, बैंक चार्जेस कितने हैं? 25। इसको यहाँ पे रिकॉर्ड करता हूँ। इसके बाद है भाई अनप्रेजेंटेड चेक्स। इसका मतलब है कि कुछ चेक्स हमने अपने क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड किए थे लेकिन अभी बैंक में प्रेजेंट नहीं हुए, तो हम क्या करेंगे, उसको ऐड बैक कर देंगे क्योंकि हमने लेस किए थे। अनप्रेजेंटेड चेक्स कितने रुपए के हैं? ये है 277। अच्छा जी, इसके बाद स्टैंडिंग ऑर्डर्स टू डीएमसी। भाई स्टैंडिंग ऑर्डर्स मैं समझा चुका हूँ पिछले लेक्चर में। ये हम बैंक को कहते हैं कि भाई ये फ़लानी पेमेंट आप रेकरिंग मतलब हर महीने या हर हफ्ते या हर 6 महीने के बाद करें। अपने बच्चे की फ़ी भी हो सकती है बैंक में, मतलब किसी गाड़ी की इंस्टॉलमेंट भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो भाई डीएमसी को पेमेंट की हमने स्टैंडिंग ऑर्डर दिए थे बैंक को। बैंक ने अपने साथ 99 रुपये क्रेडिट किए, लेकिन हमने क्या किया, हमने डेबिट किए लेकिन हमने क्रेडिट नहीं किए। भाई हम रिकॉर्ड कर देंगे डीएमसी लिमिटेड को हमने पेमेंट करनी होती है, जो कि बैंक ने रिकॉर्ड की है लेकिन हमने नहीं की, तो हमने कर ली अपने कैश बुक में, कैश बुक अपडेट कर दिया। इसके बाद क्रेडिट ट्रांसफर रिसीव फ्रॉम पीफॉक्स ऑन बैंक स्टेटमेंट बट नॉट येट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। भाई पीफॉक्स ने जिस तरह पिछले क्वेश्चन में कौन था उसका नाम, जे वाट ने पैसे भेजे थे लेकिन हमने डेबिट नहीं किए थे, बैंक ने कर चुका था, तो भाई हम कर देंगे 435 रुपीज़ को हम डेबिट कर देंगे। इसके अलावा अगर देखें तो 5 मसले हैं, जो एक यहाँ पे, दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचों मसले हल हो गए। लेकिन 3 बैंक अपडेशन में आ गए, बैंक कैश बुक को अपडेट करने में, और जो 2 मसले हैं वो रिकन्सिलिएशन में। भाई कैश बुक के बैलेंस निकाले। 8340 प्लस 435 माइनस 25 माइनस 99 इज इक्वल टू 8651। ये कैरिड डाउन हो गया। ठीक है जी, इसी बैलेंस को हम यहाँ पे 8651 लिखेंगे। ये इसमें प्लस होगा और ये इससे माइनस होगा, तो इससे निकलेगा बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। भाई 8651, अच्छा जी सॉरी 8651 प्लस 277 माइनस 40, ये आ जाएगा 8508। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 24.4, इस तरह के क्वेश्चंस तो आपको हज़ारों मिलेंगे। बस एक चीज़ आपको जहन नशीन करनी है कि भाई यहाँ पे बैलेंस क्या होगा, उसके मुताबिक कौन सी चीज़ ऐड करनी है और कौन सी चीज़ माइनस करनी है। खुदा ना ख्वास्ता अगर ये बैलेंस क्रेडिट होता या यहाँ पे डेबिट बैलेंस है ना, तो भाई इसको ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है ना, फिर ये माइनस बैलेंस होता। उस पर भी इंशाल्लाह मैं क्वेश्चन आज देखूंगा। बैंक रिकन्सिलिएशन की इतनी प्रैक्टिस और अंडरस्टैंडिंग काफ़ी है। इसकी जब एडवांस लेवल पे फर्दर मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, जब आपका ये जो अकाउंटिंग के कोर्स को हम ख़त्म करेंगे, मुख्तलिफ चैप्टर्स को हम कवर करेंगे, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे। और ये जितने चैप्टर्स हम पढ़ रहे हैं, इन चैप्टर्स के इंशाल्लाह मैं एडवांस प्रैक्टिस करवाऊँगा। मुख्तलिफ मतलब जो मुश्किल सवालात हैं वो हल कहीं से उठा के, कहीं से भी मुखर्जी साहब की किताब से या मेगनी साहब की किताब से या आई के CA के पास पेपर से उठा लूँगा ऐसे सवालात जो मुश्किल हो, तो इंशाल्लाह मैं वो प्रैक्टिस हर चैप्टर वाइज में डिटेल प्रैक्टिस करवाऊँगा, उस पर फर्दर लेक्चर्स बनाऊँगा। लेकिन आज तक के लिए होपफुली DCOM और BS लेवल पे इतनी रिकन्सिलिएशन की प्रैक्टिस काफ़ी है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही पढ़ लेते हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट को। अगला चैप्टर मैं देखूंगा इंशाल्लाह, चूज़ करूंगा कि कौन सा पढ़ाना है, क्योंकि हमारा जो है थोड़ा बहुत इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस और ये जो रेक्स हैं, कैश बुक भी कवर हो चुका है। तो इसके बाद मैं देखता हूँ इंशाल्लाह ये जो डे बुक्स हैं, मतलब जिनको बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं, इस तरह की कुछ चीज़ों को पढ़ते हैं इंशाल्लाह। ये जो सेल्स डे बुक, परचेज डे बुक, इसको फोकस करते हैं चैप्टर वाइज। कंट्रोल अकाउंट्स को ज़रा पढ़ते हैं। इसके बाद मतलब ये चैप्टर्स को इस तरह रख रहा हूँ कि जितना जितना आपका नॉलेज बिल्डअप हुआ है उसकी बेस पे ही फर्दर प्रैक्टिस करें। बैड डेट्स को पढ़ेंगे कि भाई बैड डेट्स क्या होते हैं, बैड डेट्स। चलें इसके बाद इंशाल्लाह देखते हैं ये जो डे बुक्स हैं ये पढ़ते हैं अगले चैप्टर में, अगले लेक्चर में। उसके बाद इंशाल्लाह कंट्रोल अकाउंट, बैड डेट्स और इन चीज़ों को कवर करते हैं। ओके नहीं, अभी के लिए इतना काफ़ी है इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।